हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का कोर्स कैसा चल रहा है भई स्प्रिंग बूट के ऊपर? अब स्प्रिंग बूट से रिलेटेड देखिए कोई भी समस्या नहीं रहेगी और स्प्रिंग बूट बहुत बढ़िया आप सीख के जाने वाले हो। ठीक है? मैं लगातार यहाँ पे लग गया हूँ और अगर आपने ना ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है इसको मिस कर दिया है तो भाई समझ लो कि स्प्रिंग बूट मिस कर दिया है। तो आप लोग क्या करिए स्प्रिंग बूट का ये जो प्लेलिस्ट है ज़रूर देखिए और अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे वीडियोज़ बनाए, उन वीडियोज़ को स्टार्टिंग से ज़रूर देखना शुरू करिए। 4 वीडियो हो गए, ये हमारा 5वां वीडियो है। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप यूज़र से डेटा लेना चाहते हो फ्रंट एंड से, पोस्टमैन से, देखिए यहाँ पे तो हम डेटा पोस्टमैन से ले रहे हैं, राइट? लेकिन यही एपीआई जब रियल टाइम पे चलती है ना? तो ये डेटा कौन भेजता है? वो क्लाइंट भेज रहा होता है। वो क्लाइंट जैसे एंड्रॉयड, जैसे एंगुलर, जैसे रिएक्ट, वो यहाँ से डेटा भेजेगा। एचटीएमएल फॉर्म से डेटा आएगा, अलग-अलग तरीके से डेटा आएगा, राइट? बट पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन वो तरीका होता है जिससे हम एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। कई लोग ऐसा कह रहे थे कि सर देखिए हमें रोड मैप बताइए कि कैसे-कैसे सीखना है। तो भाई देखो आप लोग कुछ मत करो बस प्लेलिस्ट को यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। आपको कोई रोड मैप को इधर-उधर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आप ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ना, देखते जाओ। इसमें न जाने कितने वीडियोज़ बनने वाले हैं। अब ये जो वीडियो बनते चले जाएँगे, इनको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जब देख लोगे, तो बाय एंड ऑफ द डे आप रेस्ट एपीआई बैकएंड के डेवलपर बन जाओगे। समझ रहे हो? तो जब आप बैकएंड का पूरा नॉलेज हो जाएगा, उसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, राइट? उसके बाद इसके जस्ट बाद मैं माइक्रो सर्विसेज़ का भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना? जिसमें मैं आपको माइक्रो सर्विसेज़ बताऊँगा। तो जब आप स्प्रिंग बूट विथ माइक्रो सर्विसेज़ सारा नॉलेज हो जाएगा आपको, उसके बाद आप बैकएंड का नॉलेज हो जाएगा, देन आप कभी भी किसी भी उसके बाद इसका मैं फ्रंट एंड भी बनाऊँगा, राइट? इन एपीआई को कंज्यूम भी करूँगा और आपको बस देखते रहना है। मैं आपको ये सारा चीज़ पूरा प्रोसेस है ना, जो हमने बैकएंड में चीज़ें बनाई है, इसको फ्रंट एंड में ले जाके कंज्यूम भी करवाऊँगा। मे बी एंड्रॉयड में, मे बी वेब यूआई में, कहीं पे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना? चलिए, तो अब देखिए अब बात करते हैं हम पढ़ाई की। पढ़ाई की बात ये है कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यूज़र से डेटा लेने के लिए @request परम का यूज़ किया था। @request परम क्या होता है? @request परम वो एनोटेशन होता है जो रिक्वेस्ट से आने वाले किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे एक डेटा को गेट करके लाता है। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कि आपने रिक्वेस्ट परम से ये डेटा ले लिया, ये डेटा ले लिया, ये डेटा ले लिया। तो इस तरह से अलग-अलग तरह के डेटा को हम रिक्वेस्ट परम से लेके आते हैं। अब आपने कहा कि सर अगर मान लीजिए मैं इस कंट्रोलर को ही दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम यूजर टू कंट्रोलर रख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं उसके अंदर जो चेंजेस थे वो चाहता हूँ कि भाई वो पड़े रहें, ठीक है ना? यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा बेस यूआरएल में वर्जन 2 कर देता हूँ। ये वर्जन 2 वर्जन है हमारा, राइट? और वर्जन 2 के अंदर हमारा रजिस्टर हो सकता है, वर्जन 2 के अंदर हमारा इसको सेव कर दिया मैंने। वर्जन 2 के अंदर हमारा रजिस्टर हो सकता है, वर्जन 2 के अंदर हमारा फिर से रजिस्टर 1 हो सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है? बट मैं यहाँ से रजिस्टर बाकी सबको हटा देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने सारा चीज़ हटा दिया, ठीक है? बाकी तरीके से हमें मतलब नहीं है। या मैप वाला तरीका रहने देते हैं, ठीक है? सिंपल अगर सिंपलेस्ट तरीके की बात करा जाए तो इसमें हमारे पास ये भी तरीका है जिसमें हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं और ये तरीके से भी डेटा ले रहे हैं। तो मैं ये यूज़र 2 वाला ये तरीका रहने देता हूँ और मैं यूज़र से अलग-अलग तरह का डेटा यहाँ से लेने जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यूज़र से उसका यूज़र नेम ले लिया एंड द रिक्वेस्ट परम से यहाँ से ईमेल ले लिया क्योंकि हर एपीआई में क्योंकि मिनिमम तो इतना चीज़ होता है और यहाँ थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ रिक्वेस्ट परम से रिक्वेस्ट परम से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में नेम, ईमेल, मोबाइल ले लिया, ठीक है? और कॉमा लगा के रिक्वेस्ट परम में यहाँ पे स्ट्रिंग में पास ले लिया। तो ये 4 डेटा हम लोगों ने ले लिया, राइट? नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड। ओके। तो आप क्या नया करने वाले हो? नया मैं ये करने वाला हूँ कि मैं यूज़र से ये 4 डिटेल लूँगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है? और लेने के बाद ये सारा डेटा मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा मान लीजिए, ठीक? वो भी हो जाएगा। अब इस डेटा को देखिए जब भी हम यूजर से डेटा लेंगे तो ये सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा और ये लोकल वेरिएबल के अंदर आएगा। आपको पता है ना लोकल वेरिएबल का स्कोप तब तक रहता है जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम खत्म, वेरिएबल खत्म, डेटा खत्म। तो जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं ना तो डेटा हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। एक्चुअली डेटा को हमें गेट करके कहाँ रखना होता है?
डेटा को हमें गेट करके स्टोर करके रखना होता है हमारे बीन के अंदर, डीटीओ के अंदर। तो एक्चुअली इसी पर्पज के लिए मैं अपने डीटीओ वाली क्लास में जाता हूं और यहाँ पे एक यूजर क्लास बना लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक यूजर नाम की क्लास बना दिया और यूजर क्लास में इसी सेम नेम से ही मैं वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल कॉमा मोबाइल एंड पास, ये 4 फील्ड बना लिए, राइट। और उसके ऊपर यहाँ पे @डेटा लगा लिया ताकि सेटर गेटर टू स्ट्रिंग सब आ जाए, और @नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा लॉम्बॉक्स से बन गया। ठीक है भाई, चलिए इतना काम हो गया। अब क्या करना है हमें, जो हम यूजर से डेटा ले रहे हैं ना, हमें इस यूजर क्लास में ले जाके स्टोर कराना है भाई। ठीक है, तो क्योंकि यूजर का जो डेटा होता है जो रिक्वेस्ट परम से आता है, तो उस डेटा को हमें एक बीन में स्टोर कराना होता है। तो उस केस में हम अपनी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे यूजर, राइट, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर। इस तरह से हमारा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट बना के ये जो रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा है, इसके सेटर मेथड के अंदर सेट कर देंगे 1 बाय 1। जैसे सेट नेम हो गया, ठीक है, यूजर डॉट यहाँ से हम सेट ईमेल हो जाएगा, है ना, ईमेल में ईमेल चला गया। यूजर डॉट सेट यहाँ से पास हो जाएगा, पासवर्ड चला जाएगा। फिर यूजर डॉट सेट यहाँ से हमारा मोबाइल, लास्ट में मोबाइल है, मोबाइल चला गया। इस तरह से यूजर से जो डेटा आ रहा है, वो सारे डेटा को हमने यहाँ से क्या करा, गेट करके 1 बाय 1, और उसको यहाँ पे अपने बीन में स्टोर करा लिया। आपने कहा कि ये नया क्या काम करा, ये तो पहले भी वही चीज हो रही थी, डेटा गेट ही हो रहा था। नहीं भाई, पहले वाले अप्रोच में क्या, डेटा बस गेट हो रहा था, यहाँ पे डेटा गेट होके बीन में ले जाके सेट करा दिया। आपने कहा इससे कोई फायदा होता है क्या? देखिए, हमेशा रियल टाइम पे प्रोग्रामिंग में ऐसे ही होता है, डेटा को गेट करके किसी ऑब्जेक्ट में सेव करना होता है, ताकि जब कभी भी हमें डेटा की जरूरत हो, हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जहां मर्जी वहां यूज कर लें, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जहां मर्जी वहां कॉल कर लें। ठीक है, चलिए, अब हम यूजर को रिटर्न क्या कराएंगे, तो रिटर्न में क्या स्ट्रिंग कराएंगे क्या? नहीं, स्ट्रिंग इस बार नहीं कराएंगे, हम रिटर्न में यहाँ पे यूजर ही करा देंगे, यूजर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न टाइप है, तो उसके अंदर रिटर्न पे उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करा दिया। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में रिक्वेस्ट परम से जो एक एक करके डेटा आएगा, उसके लिए जो मैं यूजर यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ ना, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी थोड़ी ना रिटर्न होके जाएगी, ये पूरा डेटा चला जाएगा क्लाइंट साइड पे। किस फॉर्म में? जेएसएन फॉर्म में भाई। कैसे चला जाएगा? चेकसन के थ्रू अपने आप डेटा की क्या हो जाएगी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो जेएसएन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेएसएन में कन्वर्ट होकर डेटा क्लाइंट साइड पे पहुंच जाने वाला है। हमें वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चला के देखते हैं भाई, चला के देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया वर्जन 2, इधर हो गया वर्जन 2, और ये हो गया यूजर, यूजर के अंदर है रजिस्टर 1। तो यहाँ पे हमें डेटा कैसे लेना है भाई, इस तरह से नहीं लेना है, यहाँ से हटा देते हैं। हम यहीं पे अगर डेटा की वैल्यू में देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ नेम दे दिया, ठीक है, इधर हमने ईमेल दे दिया, राइट, फिर हमने मोबाइल दे दिया, राइट, फिर उसके बाद हमने पास दे दिया, फील्ड हमने सेम रख रखा है। तो नेम में ले लेते हैं राम, ऊपर अपने आप लिखा जा रहा है, आप देख रहे होगे एंड करके। ठीक है, तो नेम में दे देते हैं राम, और ईमेल में दे देते हैं ram@gmail.com, और मोबाइल नंबर में दे दिया ये, और उसके बाद हमने पासवर्ड के अंदर भी दे दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, हो गया, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया भाई। अब जैसे ही मैं डेटा यहाँ से सेंड कराऊंगा, तो ये सारा डेटा चला भी गया, और ये देखिए हमारा जेएसएन के फॉर्म में पूरा डेटा रिटर्न हो गया। ये जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लिखा है ना, यही करली ब्रैकेट ओपन क्लोज को जेएसएन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये नेम इज अ की, राम इज अ वैल्यू, ईमेल इज अ की, ये की वैल्यू पेयर में ये पूरा डेटा हमारा रिटर्न होके आ गया। ये कैसे हो पाया है भाई? ये कैसे हो पाया है कि क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही पूरा रिटर्न करा दिया। तो क्या ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे एक और तरीका होता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हमें रिटर्न टाइप में क्या लगाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हमें एक्चुअली में एक रिस्पॉन्स एंटिटी नाम का कंसेप्ट होता है, उसको यूज करना चाहिए, राइट। ताकि हमारा थोड़ा सा जो ये डेटा है, डेटा थोड़ा सा और अच्छा देखने में लगे, ठीक है, थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाए, थोड़ा सुंदर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये डेटा जैसे जैसे हमारा जा रहा है, यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड सब कुछ है, और ये देखिए ऊपर से ये जेएसएन के फॉर्म में डेटा जा रहा है, और वैसे ही डेटा आ जा रहा है।
तो इसमें क्या कोई कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारा डेटा अगर रिक्वेस्ट परम से ऐसे आ रहा है तो चलिए ठीक है, ऐसे ही इसको रिसीव कर लेंगे। बट आपके डेटा को परम के फॉर्म में ऐसा भेजना पड़ेगा, है ना? लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। रियल टाइम पे ऐसे परम के फॉर्म में डेटा नहीं भेजते। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा डेटा जिस तरह से ऐसे जेएसएन के फॉर्म में आया है ना, ऐसे पूरा जेएसएन के फॉर्म में ही चला जाए। पूरी जेएसएन बॉडी ही चली जाए। पूरा बॉडी एक साथ चला जाए और हमें बार-बार इतना मेहनत से ऐसे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो? तो जैसे हम यहाँ पे ये लिख नहीं रहे हैं कि नेम इज़ इक्वल टू समथिंग ऐसे, ये यूआरएल में आपको परम के फॉर्म में डेटा को भेजना पड़ जा रहा है। एक तो समस्या ये है। और दूसरा समस्या ये है कि यहाँ से सारा डेटा वन बाय वन गेट करना पड़ रहा है, फिर बीन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और फिर एक-एक करके सेटर मेथड में डेटा सेट करना पड़ रहा है। इतना लंबा काम। तो भाई इतना लंबा क्यों काम कर रहे हो आप? आप इतना लंबा काम मत करो। इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक दूसरा मेथड बना लेंगे, राइट? ताकि ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे सेव करके रखूँगा, है ना? और कभी हमारे रेफरेंस के लिए या मैं आपको ये सारा कोड गिटहब पे दे दूँगा, आप इसे यूज़ करिएगा, ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक दूसरा दूसरा एंड पॉइंट तैयार करा। दूसरा जो एंड पॉइंट तैयार करा यूज़र रजिस्टर टू नाम से। इस वाले अप्रोच में क्या करूँगा, मैं एक-एक करके डेटा नहीं ले आऊँगा। मैंने एक-एक करके डेटा नहीं लाना है भाई। एक-एक करके डेटा लाने में बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है, बहुत लंबा लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। आप क्या करो ना, यहाँ पे लगाओ @request बॉडी एनोटेशन, ठीक है ना? @request बॉडी एनोटेशन। @request बॉडी एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपना डेटा जो है आप अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी में भेज रहे हो, ठीक है ना? तो पहले हम पैरम में भेज रहे थे, अब हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेजेंगे। तो बॉडी कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे है बॉडी, ठीक है ना? पहले पैरम में था, अब बॉडी में जाएगा। बॉडी के अंदर यहाँ पे रॉ पे क्लिक करिए। रॉ में भी कहाँ पे जाइए आप? रॉ के अंदर यहाँ पे जेएसएन में जाइए और जेएसएन के अंदर यहाँ पे जाके ये डेटा आप इसी तरह से बॉडी में भेजिए, ऐसे करके भेजिए, ऐसे जैसे रिटर्न में आपको मिला था। अच्छा चलिए ये रिस्पॉन्स ही कॉपी कर लेता हूँ ना मैं। ये ऐसे ही डेटा हमें बनाना है, ऐसे ही डेटा हमें बनाना है, ठीक है ना? ऐसे नेम में लेट्स से नेम में लिख दिया मैंने बाबा और ईमेल में दे दिया जी baba@gmail.com और ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर और ये हो गया हमारा बाबा 123 पासवर्ड। ये जो डेटा है ऐसे ऐसे भेजना है हमें, बॉडी के अंदर भेजना है, जेसन बॉडी के अंदर डेटा ऐसे भेजना है। और जी जो डेटा मैं ऐसे भेज रहा हूँ ये पूरा एज इट इज चला जाए और चला जाए उसके बाद गेट भी हो जाए और बीन में ले जाके सेट भी हो जाए। तो क्या ये लाइन आपको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत है। ये सारा चीज आप बच गए, है ना? ये सारा चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है भैया। तो क्या करना पड़ेगा, बस आपको अपनी क्लास का नाम यहाँ पे दे देना होगा यूजर और उसके बाद लिख देना है भैया यूजर, बात खत्म। तो आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इतनी लाइन है, ये जो सिंगल लाइन है, ये जो इतना लाइन है रिक्वेस्ट बॉडी वाला लाइन, सोच लो इतने सारे लाइन के कॉम्बिनेशन से बन गया। आप सोच लो कि पहले वाले अप्रोच में सारा लाइन कितना लिख रहे थे, अब कितना लाइन बच गए हमारे। ये देखो रिक्वेस्ट पर हम से एक-एक करके डेटा निकाल रहे थे, एक-एक करके डेटा निकाल रहे थे। अब आपको एक-एक करके डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट बॉडी लगाइए, आप अपनी बीन क्लास का नाम दीजिए, जो भी बीन क्लास है या डीटीओ क्लास है, ठीक है, या एंटिटी क्लास है, जिसे आप जो समझो, है ना? यहाँ पे आप इन तीनों में डिफरेंस होता है बीन डीटीओ वगैरह वगैरह, ऐसा ना, वो कभी आप आगे डिस्कस करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक और काम करिए। आप रिस्पॉन्स में ये यूजर अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ यूजर यहाँ पे एक नया चीज भी आप यूज कर सकते हो और वो नया चीज क्या है? वो है हमारा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स एंटिटी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स एंटिटी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ रिस्पॉन्स एंटिटी का जेनरिक टाइप बता सकते हो कि जेनरिक टाइप क्या होगा। लेट्स से इसका रिस्पॉन्स एंटिटी का जेनरिक टाइप यूजर हमने कर दिया। आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, है ना? तो ज्यादातर सिनेरियो में हम इस तरह से यूजर नहीं लेते हैं, नहीं तो वही ऑब्जेक्ट की रिटर्न करने लगेगा। हम रिस्पॉन्स एंटिटी लेते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बेयर हम रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ऐसे चाहें तो रिस्पॉन्स एंटिटी एंटिटी इज इक्वल्स टू न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये लिख दिया हमने रिस्पॉन्स एंटिटी। अब देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या है कि रिस्पॉन्स एंटिटी का ये मेथड ओवरलोडेड मेथड है, जिसमें देखिए ये एचटीटीपी स्टेटस कोड है और ये टी बॉडी है, टी यूजर बॉडी है, एचटीटीपी स्टेटस कोड है, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेता हूँ जिसमें मैं यूजर का ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और प्लस ये एचटीटीपी स्टेटस कोड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एचटीटीपी स्टेटस कोड या एचटीटीपी स्टेटस
HTTP स्टेटस डॉट, यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा गेट हुआ है, गेट होने के बाद क्या हुआ है, यूजर क्रिएट हुआ है या क्या हुआ है, या कोई अगर क्रिएट हुआ है तो आप क्रिएट कर दीजिए भाई, क्रिएट करोगे तो उस हिसाब से 201 का मैसेज मिल जाएगा, अदरवाइज सक्सीड का मैसेज मिल जाएगा। देखो ये 201 जो होगा ये क्रिएटेड का, चलो मैं यहाँ पे क्रिएटेड ले लेता हूँ, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या करिए, ये जो रिस्पॉन्स एंटिटी है ये इसको यहाँ पे रिटर्न में लगा दीजिए, हो गया भाई, है ना। तो ये देखिए ये रिस्पॉन्स एंटिटी की ब्यूटी है, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी में अलग अलग तरह के स्टेटस कोड वगैरह भी आप वहां पे भेज सकते हो, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेव, और आप देखना कितना बढ़िया तरीके से अब डेटा मैं भेजने वाला हूं, और आपको ये सारा डेटा एक ही बार में, देखो ऊपर वाला कोड थोड़ा सा लंबा था, उसमें रिक्वेस्ट परम था और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे। इसमें क्या है कि इसमें आपका रिक्वेस्ट बॉडी है और साथ ही साथ रिस्पॉन्स एंटिटी भी है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करने से क्या फायदा है कि आप रिस्पॉन्स अच्छे से दिखा पा रहे हो। ये रिस्पॉन्स एंटिटी का मतलब ये है कि रिटर्न टाइप जो है ये रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए है बेसिकली, और ये रिक्वेस्ट बॉडी जो है ये यूजर से डेटा लेने के लिए है, कि सीधे डेटा लिया और बीन में ले जाके सेट कर दिया, बात खत्म। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके अपने डेटा में ये जो नेम है, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड, यही सेम की कहाँ पे होना चाहिए, यही सेम की यहाँ पे होना चाहिए। देखिए नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड, अब जैसे सेंड करोगे डेटा तो आपको यहाँ पे क्रिएटेड का देखो मैसेज मिल गया, ये देखो स्टेटस कोड आ रहा है ना क्रिएटेड, और साथ में आपको डेटा भी मिल गया। अभी इसके साथ और भी बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा मैसेज वैसेज दे सकते हो, सक्सेसफुल वगैरह वगैरह, ऐसा आप मैसेज भी दे सकते हो, राइट। बट स्टेटस कोड भी हमने भेज दिया, तो डेटा गेट भी हो गया, बीट में सेट भी हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मेरे इस नेम का नाम नेम ना हो कि नेम वन रहता, ठीक है ना, नेम वन रहता, और आप यहाँ से डेटा भेजते, मान लीजिए कि यहाँ से डेटा भेजते, अच्छा थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो गया ना, चलो नेम ही रहने देते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से भेजते टाइम पे कुछ डेटा अलग, की का नाम अलग कुछ रख देता हूँ, ठीक है, बस मुझे दिखाना तो है। तो मैं भेजते टाइम पे यहाँ पे जो की का नाम है, यहाँ पे नेम की जगह पे नेम टू ले लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल टू ले लेता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, तो सेंड करते ही आप देख रहे हो क्या हो गया, नेम और ईमेल का डेटा गया ही नहीं, मतलब डेटा गया गेट हुआ बट बीन में जाके सेट नहीं हुआ क्योंकि ये की मैच नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे फॉर्म यानी कि जो भी हमारी इस पर्टिकुलर यूआई से डेटा जा रहा है, उस डेटा को वहां पे गेट करा जा रहा है, गेट करके यहाँ पे डेटा को गेट करके उस पर्टिकुलर डेटा की मैचिंग भी करी जा रही है कि अच्छा ये उसका नेम है तो नेम का डेटा सेट नेम में जाना चाहिए, सेट पास है सेट ईमेल है उसके डेटा सेट ईमेल में जाना चाहिए। ये समझ लो कि ये अगर आपने जेएसपी या सर्वलेट पढ़ रखा हो तो जो हम जो यूज बिन वाला काम करते थे उसी तरह से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो डेटा गेट पैरामीटर से गेट होता है और बीन में जो भी नाम होता है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा सेट हो जाता है, तो ये मैचिंग करता है अपने आप। बट इस बात का ध्यान रहना चाहिए आपको कि की का नाम वही रहना चाहिए, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके की का नाम यहाँ पे वही सेम रहना चाहिए, और यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नेम को ऊपर नीचे ईमेल को ऊपर नीचे कोई भी कहीं रखिए, बट डेटा वही रखिए, की का नाम वही रखिए, अब करस्पॉन्डिंग की और वैल्यू में डेटा यहाँ पे सेट हो जाने हैं। क्लियर, डेटा सेट हो गया, परफेक्ट है भाई। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा पूरा का पूरा एक साथ जेएसएन में डेटा ले लिया हमने। जेएसएन में डेटा लेने से क्या हो गया कि पूरा डेटा गेट भी कर लिया और उठा के बीन में सेट भी कर लिया डीटीओ के अंदर। तो हमें एक एक करके डेटा को गेट करके और ना ही बीन का ऑब्जेक्ट बनाना भी नहीं पड़ेगा हमें। अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक और भी तो समस्या थी कि हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को भी ब्रेक कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना है, वो तो स्प्रिंग बनाएगा, तो स्प्रिंग बनाएगा तो बनाओ भाई। तो स्प्रिंग ने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया कहीं ना कहीं, बस ये एनोटेशन को देखने के बाद, ठीक। और उसके बाद रिस्पांस की रही बात, तो रिस्पांस में हमने रिस्पांस एंटिटी ले लिया इस बार। रिस्पांस एंटिटी में क्या है कि रिस्पांस को यानी कि जो रिस्पांस होता है उसको आप अपने हिसाब से ब्यूटीफुल का बना सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिया है कि ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। अभी तो मैंने ऐसे सिंपल दिखाया, अभी आपको और इसमें बहुत अपडेशन करता रहूंगा, ठीक है। दिस इज वन कंसेप्ट, राइट। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम रिक्वेस्ट बॉडी से जो डेटा एक एक करके ले रहे थे रिक्वेस्ट परम से, अब जो है हम डेटा रिक्वेस्ट बॉडी से एक साथ ले सकते हैं और ऐसे इस तरह से डेटा यहाँ पे प्रिंट विंट करा सकते हैं। परफेक्ट है। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी यह है कि भाई हम अगर मान लीजिए किसी पाथ के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 या 8090 यूजर और रजिस्टर 2 है, इस रजिस्टर 2 के साथ पाथ में ही मैं यहाँ पे कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा भेज रहा हूँ राम, ऐसा। सो पाथ में ये जो डेटा जा रहा है, इस डेटा को मैं मतलब इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यूआरएल नेटेड कराना चाहता हूँ।
अब यूजुअली क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मेरे पास एक रजिस्टर टू यूआरएल है, तो रजिस्टर टू यूआरएल के अंदर मैं एक और यूआरएल ले लेता हूँ, लेट से रजिस्टर थ्री यूआरएल ले लेता हूँ, मान लीजिए रजिस्टर थ्री यूआरएल नाम दे दिया। इस यूआरएल के अंदर से मैं एक और यूआरएल ले लेता हूँ एपीआई, ठीक है ना, और इसका नाम देता हूँ थ्री। तो बताओ, आप बताओ कि जब इस डेटा को गेट करोगे, अब इसके अंदर रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा हमें लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेटा बॉडी से हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। और ये चीज आप ध्यान रहे कि जब यहाँ पे पोस्ट मैपिंग ले रहे हो ना, तो डेटा यहाँ से पोस्ट में मैप करके भेजना है, यहाँ से पोस्ट में मैप करके भेजना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस बार ना मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे बस मैं सक्सेज ऐसे करके मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई कंसेप्टर नहीं है क्या स्ट्रिंग वाला, रिमूव मैचिंग दिस HTTP स्टेटस, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो अब भाई मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अभी जब इस एपीआई को आप कॉल करोगे ना, तो इस एपीआई को कॉल करते ही, इस एपीआई को कॉल करते ही अ, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा रजिस्टर थ्री, रजिस्टर थ्री के बाद लिखना पड़ेगा एपीआई, राइट। या रजिस्टर थ्री के बाद यहाँ पे लिख देना पड़ेगा राम, राम, तब ये पर्टिकुलर सर्विस कॉल होगा, राइट। तो देखते हैं भाई ऐसा हो रहा है क्या, डेटा सेंड करते हैं। तो देखिए नहीं चला भाई, रजिस्टर थ्री के बाद, रजिस्टर थ्री है ना, टू नहीं है, थ्री है, थ्री के बाद आपको राम लिखना पड़ेगा, थ्री लिखा, राम लिखा और एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये देखिए क्रेडिट का मैसेज आ गया, ठीक है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल गया। तो आपने पहले लिखा एपीआई टू वर्जन टू, एपीआई ही है, वर्जन टू है, रजिस्टर यूजर के अंदर रजिस्टर थ्री के अंदर राम, राइट। तो इस तरह से आपका ये यूआरएल बढ़ता चला जाएगा। अब राम के अंदर अगर आप लिखोगे श्याम, तो अब आपको उस डेटा को कॉल करने के लिए राम के बाद श्याम लिखना पड़ेगा, ऐसे करके, राइट। और फिर आप सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट का मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए नहीं मिला, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई जो जो डेटा जा रहा है ना पाथ के अंदर, मुझे इस पाथ के अंदर का ये जो डेटा है, ये श्याम को यूआरएल नहीं बनाना है, मुझे श्याम जो ये वैल्यू पाथ में जा रही है ना, इसी को ही गेट कर लेना है। तो अगर कोई वैल्यू, आप पाथ में आने वाली किसी वैल्यू को गेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई यूआरएल है और यूआरएल के साथ पाथ जा रहा है और पाथ में कोई वैल्यू जा रही है, तो पाथ के अंदर की किसी वैल्यू को अगर आपको गेट करना है, यानी कि श्याम में जो वैल्यू है वो से गेट करना है, तो आप क्या करिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे लिखा है ना राम और श्याम, तो आप श्याम जिसको भी गेट करना चाहते हो, जैसे श्याम को गेट करना चाहते हो, तो इसको ऐसे करली ब्रैकेट में लगा लो, पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये करली ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पे जो वहां पे श्याम मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं श्याम की जगह पे कुछ भी लिख दूंगा, लेट से बाबा लिख देता हूँ, बाबा लिख देता हूँ, तो वो जो डेटा होगा, अब यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट हमने दिया है ना, यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा, समझिएगा बात को। और इसका नाम तो थोड़ा सा बहुत बड़ा यूआरएल हो जा रहा है ना, तो मैं यहाँ से न लेके यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ बाबा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे ये अभी हमें जरूरत नहीं है, इसी के अंदर यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम। तो वो जो यूजर का नाम है, अगर मान लीजिए किसी यूजर का नाम है या आईडी है या कुछ भी है, ऐसा डेटा अगर मैं भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने यूआरएल के साथ यहाँ पे डेटा भेज सकता हूँ, समझ रहे हो। मैं अपने यूआरएल के साथ डेटा भेज सकता हूँ, यहाँ पाथ के अंदर यूआरएल के साथ डेटा भेज सकता हूँ, मे बी उसका मे बी आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो ये नेम मैं भेज रहा हूँ, नेम की जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए, मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, तो ये जो बाबा है ये मुझे चाहिए, तो ये बाबा की जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी। अब इस वैल्यू को मुझे रिसीव करना है अपने प्रोग्राम में, तो कैसे रिसीव करूंगा भाई, इसके लिए देखिए होता है एक एनोटेशन जिसका नाम है @path वेरिएबल एनोटेशन। कौन सा एनोटेशन, पाथ वेरिएबल एनोटेशन। तो जो पाथ वेरिएबल एनोटेशन होता है ये क्या करता है, किसी यूआरएल पे आने वाले, है ना, पाथ की वैल्यू को गेट कर रहा है ना। ये एक्चुअली इस यूआरएल को, इसको यूआरएल नहीं ट्रीट कर रहा है, इसको बोल रहा है कि भाई ये एक वैल्यू है, और ये वैल्यू इस यूआरएल के साथ ये वैल्यू आएगी, और @path वेरिएबल में आप स्पेस देके यहाँ पे स्ट्रिंग करके वेरिएबल का नाम लिख दीजिए,
string, हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, नेम है ना, तो नेम, ऊपर जो हमने वेरिएबल नहीं रखा नेम, तो ये पास वेरिएबल में जो नेम की वैल्यू आएगी इस नेम में आ जाएगा, राइट। और नेम में जब आ जाएगा तो इसकी वैल्यू एसओपी लगा के यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है ये नेम में आई है कि नहीं आई, ठीक है, दैट्स इट। तो पाथ वेरिएबल क्या करता है, किसी यूआरएल के पाथ से, है ना, डेटा लेके आता है। तो जैसे अगर हम इसको करेंगे सेंड, है ना, तो यहाँ पे क्रिएटेड का मैसेज आ गया और ये जो नेम है बाबा देखिए यहाँ पे रिटर्न होके आ गया, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, अपने जो भी यूआरएल होती है ना, उस यूआरएल के साथ स्लैश करके कर्ली ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है जहां पे हम डेटा रिसीव करना चाहते हैं, राइट। उस वेरिएबल का जस्ट आप नाम लिख दीजिए। तो अगर आप उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो जो भी वहां से वैल्यू आएगी, जो भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की यूआरएल से वैल्यू आएगी वो इस नेम में आ जाएगी और इस नेम से @path वेरिएबल लगा के यहाँ पे वैल्यू रिसीव कर ली जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंगली जहां यूज करना चाहते हो वहां यूज कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई वैल्यू, जैसे ये तब यूज करा जाता है जैसे आपको अपडेट ऑपरेशन करना है, डिलीट ऑपरेशन करना है। अब जैसे रजिस्टर 3 के अंदर जिसकी आईडी 123 हो, है ना, या जिसकी आईडी लेट से यूयू आईडी या कोई भी आईडी 1 हो, उस 1 आईडी वाला डेटा डिलीट हो जाए मेमोरी से, ऐसा अगर आपको करना है तो अपने पाथ के अंदर ही वो डेटा भेज सकते हो। अब ये डेटा जैसे ऐसे भेजोगे तो ये 1 जो है, ये 1 वो 1 यूआरएल का पार्ट नहीं है, यूआरएल का पाथ का पार्ट है। तो ये पाथ में ये जो डेटा है ये नेम नहीं है, बेसिकली आईडी है। तो मान लीजिए हम आईडी वेरिएबल में ऐसे होल्ड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक और नया चीज है, आपको समझ में आया, रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ साथ पाथ वेरिएबल का यूज भी समझ में आ रहा है, राइट। पाथ वेरिएबल जो किसी यूआरएल के पाथ से डेटा लेके आता है, ठीक है। देखिए, सॉरी, अभी चलाते हैं भाई। अभी क्या हो गया भाई, आईडी यहाँ पे नेम, हमने नेम लिखा तो यहाँ पे आईडी लिखना चाहिए था ना, तो इसीलिए वो डेटा में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि जो ये नेम होता है वही नेम यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। अब डेटा को हमने सेंड कर दिया, ठीक है गाइस। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की चीजें आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।